नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात मिशन एजुकेशन की, बात मध्य प्रदेश की, बात मध्य प्रदेश के मामा की। प्रदेश के मामा इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा की दिशा और गति तय करने के लिए देश भर के शिक्षाविद भोपाल में इकट्ठा हुए। यहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी संस्थान अपनी मर्जी से अब कुछ भी नहीं पढ़ा सकता। प्रदेश में किसी को भी बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। बच्चों को पढ़ाने का मतलब उन्हें शिक्षित करना है, उन्हें बेहतर इंसान बनाना है, आतंकवादी बनाना नहीं। तो चर्चा इसी मसले पर करेंगे, तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। कोई भी संस्थान जो चाहे वो पढ़ाए, ये नहीं चलेगा। एक दिशा निर्देश जरूर देना पड़ेगा, एक मर्यादा जरूर तय करनी पड़ेगी। सूबे के मुखिया प्रदेश में शिक्षा को लेकर कितने सतर्क और सजग हैं, इसका अंदाजा शिवराज सिंह के इस बयान से लगाया जा सकता है। सीएम शिवराज ने साफ कहा है कि प्रदेश में किसी को भी बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। बच्चों को पढ़ाने का मतलब शिक्षित करना, बेहतर इंसान बनाना होता है, आतंकवादी बनाना नहीं। कोई भी संस्थान जो चाहे वो पढ़ाए, ये नहीं चलेगा। एक दिशा निर्देश जरूर देना पड़ेगा, एक मर्यादा जरूर तय करनी पड़ेगी। हमको बेहतर इंसान तैयार करना है, आतंकवादी तैयार नहीं करना। शिक्षा को लेकर शिवराज सरकार कितनी सजग है, इसका अंदाजा हाल के बजट में शिक्षा को लेकर उठाए गए कदम से भी लगाया जा सकता है। शिक्षा के लिए सीएम राइज योजना शुरू की गई है। 9,200 स्कूलों को सर्व सुविधा स्कूल बनाया जाएगा। योजना के पहले चरण में 350 स्कूलों का विकास होगा। इसके लिए बजट में 1,500 करोड़ का प्रावधान है। 24,200 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। स्कूलों के फर्नीचर, विद्युतीकरण के लिए 319 करोड़ रुपए, शिक्षा और संबंधित क्षेत्र के लिए 40,958 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मेरी स्पष्ट धारणा है, जिसको मेरे अफसरों को, मंत्री को भी क्रियान्वित करना है। ये समाज का काम है, तो केवल सरकारी अफसर और सरकार शिक्षा नहीं देगी। हम समाज के सहयोग से शिक्षा देने की प्रभावी व्यवस्था करेंगे। और विद्या भारती जैसी संस्थाओं का और ऐसे शिक्षाविदों का भरपूर सहयोग हमको लेना है। इसके साथ ही प्रदेश में बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए टास्क फोर्स भी गठित की गई है। हालांकि प्रदेश में बेहतर शिक्षा मिले, ये राह अभी भी आसान नहीं है। जरूरी है कि सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं, जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, वो धरातल पर भी उसी रूप में नजर आए। टीम न्यूज़ स्टेट। तो मिशन एजुकेशन को लेकर जो प्लानिंग की गई है, जिस तरह की योजनाएं बनाई गई हैं, बजट को लेकर जो हाल ही में प्रस्ताव किए गए हैं, स्कूल खोलने से लेकर नए शिक्षकों की भर्ती तक में, अगर ये जमीन पर उतरा तो वाकई में बहुत कुछ बदल सकता है, बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। बहरहाल वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक शिव अनुराग पटेरिया जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की तरफ से युवा प्रवक्ता हैं अब्बास हफीज साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में उम्मीद है बीजेपी की तरफ से उनके नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत अब्बास भाई आप ही से। मुख्यमंत्री का आज जो बयान सामने आया है मिशन एजुकेशन को लेकर, जो जिक्र वो कर रहे हैं कि कुछ भी कोई अपनी मर्जी से नहीं पढ़ा सकता, बेहतर इंसान बनाना है, बच्चों का भविष्य बेहतर बनाना है, कांग्रेस इसको कैसे देख रही है? देखिए, शिवराज जी का काम है बोलना, और बोलते रहते हैं, बिना सोचे समझे बोलते हैं ताकि उनकी नाकामियां छिपती रहें। मुझे हैरत होती है, अगर वो इस वक्त इसको देख रहे होंगे तो उनसे एक सवाल है कि आपने कितने शिक्षकों की भर्ती कर दी? जो आप पढ़ाने की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के स्कूलों का जो हालत है, स्कूल्स की हालत है, वो किसी से छिपी नहीं है। कितने स्कूल्स में बिजली नहीं थी, कितने स्कूल्स में टॉयलेट्स नहीं थे, कितने स्कूल में शिक्षकों की कमी थी। 17,000 स्कूल्स में अगर देखा जाए तो एक ही शिक्षक। तो ये सारी की सारी चीज़ें बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन इस पर कहाँ धरातल पर आती है बात, ये समझ में नहीं आता। कुछ भी नहीं पढ़ाने देंगे तो 15 साल से क्या पढ़ा रहे थे? कुछ भी नहीं पढ़ाने देंगे तो ऐसी क्या चीज़ थी जिससे बच्चे पढ़कर विद्वान नहीं बनते, कुछ और बन जाते हैं? शब्दों का चयन किस लिए किया जा रहा है, ये सब जानते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा विषय यह है कि आपकी उपलब्धि क्या है शिक्षा के क्षेत्र के अंदर। 15 साल कहते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर हम किस हालत के ऊपर जहाँ तक लेकर आए हैं शिक्षा के स्तर को, इसको खराब नहीं होने देंगे। 15 महीने की कमलनाथ सरकार की बात करते हैं। 15 महीने की कमलनाथ सरकार में उनको मालूम है क्या हुआ था? उनको मालूम है कि 20,670 शिक्षकों की भर्ती हमने ऑनलाइन करी थी,
जिसके एग्जाम्स उन्होंने ले लिए थे और उसके बाद उनको नाम का रिजल्ट्स डिक्लेयर कर रहे थे, 2 साल हो गए थे। हम भर्ती करके गए, उनको अभी तक पोस्टिंग नहीं दी है। जिनका चयन हो चुका है उनकी पोस्टिंग नहीं हुई है। अतिथि विद्वान आंदोलन करते हैं, उनको सुनवाई नहीं करते। जब विपक्ष में थे बड़ी सुनवाई हो रही थी उनकी। अतिथि शिक्षक जो हैं जब आंदोलन कर रहे हैं तो उनकी एक बात सुनने को तैयार नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। हमने मध्य प्रदेश के अंदर पहली बार शुरुआत की थी, क्योंकि 15 महीने की उन्होंने बात करी मकसूद साहब, तो हमने 15 महीने के अंदर पहली बार शुरुआत की थी स्टाइपेंड देने की 4000। हमने योजना लागू की थी युवा स्वाभिमान योजना, जिसके तहत हम 4000 रुपया स्टाइपेंड दे रहे थे युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ। तो इसके ऊपर उन्होंने क्या किया? तो ये सारी की सारी चीज़ें एक बहुत बड़ा विषय है चर्चा का, जिसको वो चर्चा के अंदर लाना ही नहीं चाहते। वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर बड़े हालात हमने सुधारे हैं, शिक्षा के ये हालात सुधारे हैं मकसूद साहब की जनता देख के हैरान होगी, और जो भाजपा के मित्र सुन रहे होंगे उनको भी हैरानी होगी कि अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय के बच्चे जो हैं, जो इंजीनियरिंग करके निकले हैं, वो आज सुसाइडल हो रहे हैं। वो खुदकुशी के कगार पर खड़े हुए हैं क्योंकि उनको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। हिंदी के अंदर आपने हिंदी भाषा के अंदर कंपलसरी करके, मैंडेटरी करके उनको हिंदी भाषा सरकार ने इस बजट में 1500 करोड़ का प्रावधान किया है। सिस्टम ही नहीं है। 350 स्कूलों के विकास के लिए 24,200 नए शिक्षकों की भर्ती को लेकर भी इसमें बात कही गई है। कितनी मजे की बात है मकसूद साहब के 24,200 शिक्षकों की भर्ती की बात कर रहे हैं। 20,670 शिक्षकों की जिनकी रिजल्ट्स आ चुके, जो पात्र हैं, जो चयनित हैं, उनको नियुक्ति नहीं दे रही जो सरकार, वो नई लॉलीपॉप देती है। कौन भरोसा करेगा? आप उनको बहाल कब करेंगे? अतिथि शिक्षकों को आप नियमित कब करेंगे? अतिथि शिक्षकों की बात अगर नहीं करनी दे रही है उनको, शिवराज सरकार को, शिवराज जी को, तो फिर बताएं 20,670 की नियुक्ति कब होगी? तो ये सारी की सारी बातों पे कैसे जनता भरोसा कर ले? 24,000 से ज़्यादा घोषणाएं करने वाले घोषणावीर एक और घोषणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? धरातल पे बात अलग है। पिछले जब से इन्होंने सरकार संभाली है स्कूल लग नहीं पाए हैं। स्कूल्स लगना तो ठीक है, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ भी नहीं पाए हैं। ये उस मध्य प्रदेश के अंदर बात कर रहे हैं कि इन्होंने बड़े कीर्तिमान स्थापित कर लिए शिक्षा के अंदर और कमलनाथ सरकार ने कुछ नहीं किया। आज गरीब बच्चों के पास लैपटॉप नहीं थे, गरीब बच्चों के पास टैबलेट्स नहीं थे, वो वंचित रह गए क्योंकि उनकी हालत नहीं थी कि उनके पास पढ़ लिख जाते। वो 1 साल से ऐसे बहुत से बच्चों को मध्य प्रदेश में, आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूं, पटेरिया साहब के पास तो आए दिन ऐसी शिकायतें आती होंगी, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं मध्य प्रदेश के वो, कि उनके पास लोग अपनी समस्याएं लेके जाते हैं जैसे जनप्रतिनिधियों के पास लेके जाते हैं। न जाने कितना बड़ा वर्ग है एक ऐसा जिनके बच्चे नहीं पढ़ पाए इस पूरे सेशन के अंदर, क्योंकि उनके पास एक स्मार्टफोन नहीं था, उनके पास लैपटॉप नहीं था, क्योंकि वो इतने सक्षम नहीं थे। सरकार ने क्या व्यवस्था कर दी? ये बातें अच्छी नहीं लगती। आपने किया होता और इसका भुगतान जनता करेगी। ये देख लीजिएगा, नगरीय निकाय में, पंचायत में जनता इनको उखाड़ के फेंक देगी। हिम्मत तो है नहीं अभी इनके सामने आने की सरकार के बावजूद भी। स्कूल एजुकेशन से लेकर, जब देखिए स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक को लेकर, मेडिकल एजुकेशन को लेकर सरकार जो प्लानिंग कर रही है, और आज मंच से जिस तरह से मुख्यमंत्री का बयान आया, इसे किस कॉन्टेक्स्ट में आप देखते हैं? और आगे आने वाले कल में, क्योंकि आज के बच्चे कल का भविष्य हैं, तो फ्यूचर मध्य प्रदेश का, देश का कहाँ इसको लेकर आप देख रहे हैं? देखिए, अब्बास साहब ने जो सवाल उठाए बिल्कुल वाजिब सवाल हैं। दरअसल जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जनजातीय क्षेत्रों के बच्चे हैं, उनके लिए नेट मिलना मुश्किल है। अगर नेट है तो मोबाइल मुश्किल है, और मोबाइल है तो नेट के पैसे नहीं हैं। क्योंकि मेरे अपने परिचित परिवारों के कई शिक्षिकाएँ हैं और उन्होंने अपने पैसे से बच्चों के मोबाइल को रिचार्ज कराया, क्योंकि जिनके पेरेंट्स की रोजगार चली गई, जिनका काम धंधा चला गया, उनके लिए दिक्कत थी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार को इस इशू को एड्रेस जरूर करना चाहिए। अब दूसरी बात, शिक्षा पे आ जाऊंगा। एक वाजिब सवाल की बात मैं कहता हूँ, कांग्रेस ने बिल्कुल सही सवाल उठाया। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा नीति पर लगातार सोच कर रही है। विद्या भारती जिनके अनुषंगिक संगठनों या जिनके छाते के तहत सरस्वती शिशु मंदिर या शारदा विद्या मंदिर जैसे तमाम स्कूल चल रहे हैं, संघ संचालित या संघ के स्वयं के सेवकों द्वारा संचालित स्कूल चल रहे हैं, उनको मुझे लगता है उनकी पीठ थपथपाते हुए नई एजुकेशन पॉलिसी की बात कही गई है। मुझे लगता है कुछ ना कुछ अंकुरन है, एक बीज है, जो इस राष्ट्रीय सेमिनार या नेशनल सेमिनार के जरिए लिया जा रहा है। ये भी सही है कि तमाम विद्यालयों से, उनका मजहब से, किसी धर्म से, किसी वर्ग से कोई ताल्लुक नहीं है। उनकी शिक्षा की अपनी अपनी नीतियाँ रहती हैं और उसका खामियाजा ये होता है कि बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिल पाती और स्कूलों को लोग सिर्फ मनी मिंटिंग मशीन के तौर पर यूज करते हैं। आतंकवाद का
क्यों कहा, कैसा कहा, इसका एक्सप्लेनेशन खुद शिवराज जी दे पाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में के स्कूलों में इतनी बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन भविष्य में हो सकती है, क्योंकि जो वामपंथी प्रभाव वाले इलाके हैं वहाँ पर ऐसी शिकायतें आती हैं, अतिवादी प्रभाव वाले इलाके हैं वहाँ पर ऐसी शिकायतें आती हैं। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों के बारे में एक सम्यक विचार करने की आज ज़रूरत है। जहाँ तक हिंदी विश्वविद्यालय की बात कही, अब्बास साहब ने बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है खुल तो गया, लेकिन उनकी फैकल्टी नहीं है, फैकल्टी में गेस्ट हैं तो बच्चे नहीं हैं। मुझे लगता है बड़ी योजनाएं, बड़े सपने किस तरह से सवालों के घेरे में आते हैं, ये हिंदी विश्वविद्यालय साफ कर सकता है। हिंदी का सम्मान होना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही बजट में 100 से ज़्यादा जो ऐसे स्कूल बनाने की बात हो रही है जो इंग्लिश मीडियम हो। देखिए, हिंदी मेरी माँ है, हिंदी, लेकिन रोजगार की भाषा अंग्रेजी है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में विचार तो होना चाहिए, और मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि चीज़ों को हम बदलें। सिर्फ हम वोटों के लिए कोई काम न करें, इस देश के लिए काम करें। और खुशी की बात यह है कि ठीक तरीके से धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अब्बास भाई, आपकी सरकार भी चूंकि 15 सालों बाद आई, लेकिन 15 महीने में चली गई, वो एक अलग का मसला है। लेकिन गेस्ट फैकल्टी के परमानेंट करने का मुद्दा हो, आप चूंकि नए शिक्षकों की भर्ती को लेकर मौजूदा सरकार पर सवाल कर रहे हैं, उस पर तो खैर बेहतर है बीजेपी प्रवक्ता जब जुड़े तब वो जवाब दें। हम कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा डिले हो रहा है। लेकिन इस सब के अलावा मॉनिटरिंग की जो बात हो रही है, और ये का कुछ भी नहीं आप पढ़ा सकते, तो ये तो ज़रूरी भी है ना, किस तरह का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, कितना सही या कितना गलत है, उसके सवाल भी अपनी जगह वाजिब हैं। देखिए, मॉनिटरिंग अगर नहीं हो रही होती तो आज मध्य प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा विवाद का विषय बन जाता। सिर्फ और सिर्फ शगुफेबाजी और एक विवाद छोड़ देना कि शिवराज जी ने काम किया है। अगर मॉनिटरिंग नहीं हो रही होती तो क्या 15 साल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं मध्य प्रदेश में कुछ विद्यालयों के अंदर जो सही नहीं है? अगर सही नहीं है तो ये गलत है। 15 महीने के अंदर क्या हमने कुछ सिलेबस के अंदर इतना एडिशन और माइनस कर दिया उसके अंदर कि जिसके ऊपर उन्होंने उस वक्त मुद्दा भी नहीं उठाया, विधानसभा के अंदर एक सवाल भी नहीं लगाया, विधानसभा में 15 महीने में एक बहस का विषय भी नहीं बनाया? अगर ये बात एक बार विधानसभा में उठी होती कि हमने शिक्षा के सिलेबस के साथ छेड़छाड़ की है, तो बात हम बताइए, दिखाइए, कहीं नहीं दिखा सकते तो बात मानता मैं। ये सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी के ऊपर टिकी सरकार है, इसलिए इस तरह की बातें हैं। अब बात करते हैं आप गेस्ट फैकल्टीज की, अतिथि विद्वानों की, अतिथि शिक्षकों की। अतिथि विद्वानों के ऊपर अगर बात करें तो यहाँ पर एक सवाल लगाया था हमारी सरकार के जीतू पटवारी जी जब पहले उच्च शिक्षा मंत्री थे, तो अब मोहन यादव जी हैं। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी के विभाग को सवाल लगाया जब हम विपक्ष में आ गए। ये सवाल था कि क्या उस वक्त के उच्च शिक्षा मंत्री ने कोई प्रावधान ला के रखा था अतिथि विद्वानों को नियमित करने के लिए? तो यह जवाब आया कि हाँ, माननीय जीतू पटवारी जी जब मंत्री थे तो उन्होंने इसका एक ये पूरा का पूरा सिस्टम बनाने के लिए शुरुआत की थी। तो उसको आपने जारी क्यों नहीं किया? उसको आप सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से बाहर नहीं आएंगे। मैं पटेरिया साहब की बात से सहमत हूं, बिल्कुल सराखों पर रखता हूं कि आज आपको जनभावना से आगे बढ़ के जन कल्याण के लिए आपको नीतियां लानी पड़ेंगी, लेकिन आप वोट के ऊपर सिर्फ राजनीति के ऊपर अगर बात करेंगे तो यही बातें निकलेंगी। पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अब्बास भाई, अरे हमारी सरकार ने, हाँ, तो बेहतर है कि वो आपके तमाम सवालों का जवाब दे। हमारे भी कुछ सवाल है। चिंतामणि मालवीय जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस के बहुत से सवाल हैं। आज मुख्यमंत्री ने जो मंच से मिशन एजुकेशन को लेकर जो बात कही, उसको लेकर भी थोड़ी सी चीज़ें क्लियर करें। सिस्टम कैसे बनेगा, कब बनेगा, वो मैकेनिज्म क्या होगा, फिल्टर कैसे होंगी, सब चीज़ें। देखिए, नई शिक्षा नीति केंद्र हमारी प्रतिबद्धता शिक्षा के सुधार को लेकर के है, इसीलिए करीब 30 साल बाद नई शिक्षा नीति केंद्र सरकार लेकर के आई। और वो इतनी अच्छी शिक्षा नीति है कि जो कटु आलोचक है कम्युनिस्ट और कांग्रेस भी उस शिक्षा नीति की कोई आलोचना नहीं कर सके। पूरे देश में एक नवाचार शिक्षा नीति के रूप में हुआ है, और इसका स्वागत लगभग समाज के सभी वर्गों ने किया है, सभी शिक्षाविदों ने किया है। और उसी शिक्षा नीति को मध्य प्रदेश में लागू करने का काम हमारे इंदर सिंह जी परमार साहब और मोहन यादव जी कर रहे हैं, बड़ी कुशलता से कर रहे हैं। क्योंकि शिक्षा नीति अभी लागू हुई है तो स्वाभाविक रूप से उसके परिणाम आना शेष है, और इसलिए अभी परिणामों की बात करना मुझे लगता है कि थोड़ा सा अनुपयुक्त है। नहीं, सवाल नतीजे तो खैर आने वाले कल में नजर आएंगे, लेकिन जो सोच है, जो विचार है, जिसको लेकर आगे बढ़ना है, वो क्या बता रही है, वो कौन सी दिशा दिखा रही है?
देखिए, अगर आपका विषय मदरसों को लेकर के की गई टिप्पणी है तो वो बहुत स्वाभाविक है कि लोकतंत्र में और धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था में किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए और उसको शासन को प्रमोट नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह की शासकीय सुविधा और किसी भी तरह का रिकॉग्निशन उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से तो हम एक तरह से हमारे धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को आघात पहुंचाएंगे। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से जो जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है, उस टैक्स के पैसे को किसी धर्म विशेष की शिक्षा में लगाना ये ठीक नहीं है। और अगर उसके परिणाम यदि गलत आते हो तो अब हम देखते हैं, अगर रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे, हम इतिहास उठा करके देखेंगे तो मदरसों से बड़ी संख्या में आतंकवादी निकले। कश्मीर में अभी जो पुलवामा हुआ और इसके पहले जो उसमें जो निकले हैं, जो पकड़ाए हैं, मध्य प्रदेश का बताइए, चिंतामणि जी, मध्य प्रदेश का बताइए किस मदरसे से कौन आतंकवादी निकला? चिंतामणि जी, चिंतामणि मालवीय जी, मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात कीजिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बात की है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात कीजिए। बताइए किस मदरसे से कौन आतंकवादी निकला है यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर, बताइए मुझे। अगर आपकी बात में सच्चाई है तो बताइए, बताइए ना। मध्य प्रदेश के साथ बात कीजिए। कश्मीर में भाजपा का सरपंच भी आतंकवादी निकला है, मध्य प्रदेश की बात कीजिए। अरे जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उत्तर प्रदेश के कई मदरसों में हथियार बरामद हुए हैं। सांसद जी, ये क्या कांग्रेस के हमारे गारंटी दे सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के मदरसों में मध्य प्रदेश के मदरसों में नहीं होगा? नाम था जम्मू कश्मीर के सरपंच का, भाजपा के, जो आतंकवादी निकला है। ये बात कीजिए आज मुझे की ये जवाब दे, ये इसकी गारंटी दे सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के भाई वहाँ वो उत्तर प्रदेश के मदरसे और कश्मीर के मदरसे और मध्य प्रदेश के मदरसों और तीनों की शिक्षा में अंतर क्या है, जरा आप बताएंगे? और अगर शिक्षाओं में अंतर नहीं है तो उसके परिणाम में अंतर कैसे आएगा? उससे निकलने वाले प्रोडक्ट में अंतर कैसे आएगा? मुझे बताओ ना आप। अरे मुझे बताइए आप बता ही नहीं पा रहे हैं। आपके तो वो अहमद मीर जो आतंकवादी निकले सरपंच जम्मू के, उनकी बात कर रहे हैं। जब कई स्थानों पर अपन यहाँ की बात करें, मध्य प्रदेश के संदर्भ की बात करें, कई नई शिक्षा नीति पे आप सांसद रहे हैं। मैं आपसे आपके लेवल की बात करता हूँ, आपने वहां पर बहस में हिस्सा भी लिया है, आप सांसद रहे हैं, आप भारत के पार्टी में जाके खड़े हुए हैं। चिंतामणि जी, मुझे आप इतना बताइए कि नई शिक्षा नीति के ऊपर ये बात कही आप लोगों ने कि 6% GDP का खर्चा करेंगे, लेकिन जो 2014 के अंदर 4.12% होता था, आपने उसको नीचे लाके 3.75% पे लाके रख दिया। तो ये टेक्निकल बात है जो धरातल से बहुत दूर है। आपने GDP के पार्ट को उल्टा कम कर दिया, बढ़ा के आप दिखाते हैं नई शिक्षा नीति के अंदर। क्या आप ऐसे विकास करेंगे? क्या आप ऐसे शिक्षा की इबारत नहीं लिखेंगे? नहीं लिख सकते, क्योंकि आप लोग सिर्फ वोट के ऊपर बात करना चाहते हैं। आप राजनीति, 50,000 करोड़, हमारे गरीब बच्चे, 50,000 करोड़ रुपए इसी बजट में, 50,000 करोड़ रुपए इसी बजट में केंद्र सरकार के रिसर्च पर रखे हैं, वो नहीं बढ़ पाई। केवल रिसर्च पर 50,000 करोड़ है। इतना कभी आप लोगों ने नहीं रखा, आपका ध्यान ही नहीं था कि रिसर्च भी कोई चीज होती है। तो आप अपनी शिक्षा नीति को तो बात मत कीजिए। आपने हमारे वक्त में 4.14% GDP का खर्चा होता था। आपके टाइम पर देखिए 3.2% पे लाके रख दिया GDP का। ये धरातल की बातें हैं, ये सच्चाई है। आंकड़े में आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आप सांसद हैं, आप भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में खड़े हुए हैं। 36 लाख करोड़ का हो जाएगा और यहाँ कम हो जाएगा। ये पैसा ये स्वीकार नहीं है। आपके आंकड़े कमजोर हैं, गलत आंकड़े। आप बजट तो निरंतर बढ़ता जा रहा है। प्रमाणों की बात करेंगे तो इतनी स्थिति क्यों खराब थी शिक्षा नीति की? क्यों आपने परीक्षाएं बंद कर दी थी? जरा आपने कपिल सिब्बल जी के निर्णय उठा करके देख लीजिए कि उन्होंने किस तरह जो है शिक्षा नीति को पूरी तरह खत्म कर दिया था। और गरीब बच्चों को टैबलेट दे पाए कोरोना के अंदर के दौरान। हमने सबसे पहले शिक्षा नीति के बाद ये सवाल उठाया था कि अगर डिजिटलाइजेशन की बात करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ऐसा, गरीब बच्चे वंचित हो जाएंगे और अर्बन स्टूडेंट्स और विलेज रूरल स्टूडेंट्स के अंदर एक बड़ा डिवाइड होगा, ग्रामीण और शहरी बच्चों के अंदर एक बड़ा विभाजन होगा। और वो हुआ कोरोना के अंदर। ये हमारी दूरदर्शिता थी जो हमने आपसे समझाया कि ये मत कीजिए, और उसके बाद आपने खुद देख लिया कि आप गरीब बच्चों को ना तो इंटरनेट दे पाए, ना आप गरीब बच्चों को देश के अंदर टैबलेट दे पाए, ना मोबाइल स्मार्टफोन दे पाए। वंचित रह गया। उस गरीब के बच्चे का क्या कसूर था कि उसके माता पिता ने आपको वोट दिया था? मालवी जी जी, कोरोना काल के दौरान जिस तरह की परेशानियां हुई हैं स्टूडेंट्स को और बाकी और जगहों पर,
अब्बास हफीज का बहुत सीधा सा सवाल है सरकार से। जी, देखिए, आप इतनी ऐसी पेंडेमिक आई हो और इसका पूरी मानवता को, किसी भी सरकार को, किसी भी व्यक्ति को कल का पता नहीं कि किस तरह का ये करवट लेगी। ऐसी स्थिति में आप शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा नीति की बात करें, गनीमत है। और इसका सरकार को एक तरह से उपलब्धि मानना चाहिए कि कोई भी विद्यार्थी हमारा इस पेंडेमिक में बहुत मतलब अगर निकालेंगे तो कोई बड़ी संख्या में प्रभावित नहीं हुए। उसका कारण है कि हमने शिक्षा नीति में और स्कूलों को जिस तरह के निर्देश दिए, यही कारण है कि हमारे बच्चे इस पेंडेमिक से बचे रहे, हमारी युवा पीढ़ी कई बड़ी संख्या में बची रही। एजुकेशन सिस्टम से बहुत करीबी से जुड़े हुए हैं, बहुत करीब से। हमारी सफलता यही हमारी उपलब्धि है कि हमने जो है कोविड को बच्चों तक नहीं पहुंचने दिया। मालवी जी, आप तो खुद इसका एक हिस्सा रहे ना, इस सिस्टम को बहुत करीब से आप जानते हैं जी। तो जिस तरह के बदलाव की बात कही जा रही है, इसका वो मैकेनिज्म कैसे होगा, कैसे ये कागज से जमीन पर आएगा? जी, देखिए सर, मैकेनिज्म तो बना हुआ है, केवल उसको ईमानदारी से लागू करने की और पूरे प्रयासों के साथ, परिश्रम के साथ लागू करने की बात है। और सिस्टम बना हुआ है, पूरी व्यवस्था बनी है, वही अधिकारी बने हुए हैं, वही जो एक प्रशासनिक व्यवस्था बनी हुई है। किस तरह तो सिस्टम को तो बदलने की बात हो रही है ना। मेरे पास आखिर का 1 मिनट बचा है, पटेरिया जी इस पर फाइनल कमेंट करेंगे। इस तरह का ये किया जाएगा। पटेरिया जी, आपने दोनों को सुन लिया, आपने कांग्रेस को भी सुन लिया, आपने बीजेपी को भी सुन लिया। शिक्षा नीति ने IIT दिए, IIM दिए, इनकी शिक्षा नीति ने व्यापम दिया। तो ये व्यापम की शिक्षा नीति देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है। दिक्कत ये है कि इस देश की एजुकेशन में ओवरऑल रिफॉर्म की जरूरत है। कांग्रेस करे या बीजेपी करे या कोई और करे, लेकिन मुझे लगता है शिक्षा को अब रोजगार मूलक और परमार्थ के कल्याण के लिए काम करने वाली शिक्षा नीति होना चाहिए। हमारे इंस्टीट्यूशंस को मनी मिंटिंग मशीन के तौर पर काम नहीं करना चाहिए। खासतौर से प्राइवेट सेक्टर के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो पैसे लेते हैं और बड़े लोगों को साधन सुविधाएं देते हैं। इसलिए देश में जो सामाजिक खाई का विस्तार होता चला जा रहा है, मुझे लगता है जो शिक्षा सरकारी स्कूल में मिले वही शिक्षा अगर प्राइवेट स्कूल में मिले, बोर्डिंग स्कूल में मिले, तभी कल्याण हो सकता है, तभी भला हो सकता है। अन्यथा सामाजिक जो खाई है उसका लगातार विस्तार होता चला जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। चिंतामणि मालवी जी और अब्बास हफीज साहब, आपका शुक्रिया। पटेरिया जी हमारे साथ बने रहेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ की बात।